जो प्रीचार्ज बोर्ड होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल बोर्ड होता है। प्रीचार्ज बोर्ड बेसिकली अगर हम उसका एक बार फ्लो देख लें तो बेसिकली उसका फ्लो कुछ ऐसे रहता है कि यहाँ पे एक प्रीचार्ज कॉन्टैक्टर रहता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर रहता है, और रेजिस्टर आगे जाके मोटर कंट्रोलर के साथ अटैच हो जाता है। जो प्रीचार्ज कॉन्टैक्टर है वो ऑब्वियसली एक्यूमुलेटर के साथ अटैच रहता है। बेसिकली अगर प्रीचार्ज का देखा जाए तो बेसिकली वो काम होता है, वो बेसिकली एक वाटर बकेट एनालॉजी पे काम करता है कि एक्यूमुलेटर को और मोटर कंट्रोलर को सेम वोल्टेज पे पहुंचाने का उसका काम होता है। अगर देखा जाए तो प्रीचार्ज बोर्ड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजीली या फिर काफ़ी ज़्यादा इजीली बनाया जा सकता है। बेसिकली वो सिर्फ इतना सा होता है, जहाँ पे ये एक रेजिस्टर है, ये एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। ये प्रीचार्ज बोर्ड बेसिकली हमारे पास कितने टाइम के लिए चलेगा? बेसिकली उतने टाइम के लिए चलेगा जब तक हमारा जो कैपेसिटिव लोड है वो बैटरी के बराबर नहीं पहुंच जाता, और जो कैपेसिटिव लोड है उसका जो टाइमिंग है वो हम करंट की वैल्यू को लिमिट करके आसानी से रोक सकते हैं। जो हमारे पास अब बेसिकली हमारे पास आता है जो, लेकिन फिर अगर अगर इतना सिंपल सर्किट हमारे पास अवेलेबल है तो फिर इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है? कि एक रिचार्ज अगर ये काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल ही है तो फिर हम आगे क्यों बढ़े? क्यों ज़रूरत है हमें कि एक स्मार्ट रिचार्ज जिसके अंदर एक टाइमर या फिर कहें तो एक वॉच डॉग की ज़रूरत पड़ती है जो कि नॉन प्रोग्रामेबल हो। तो उसी पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो सा हमारा प्रीचार्ज होता है वो एक टाओ पे डिपेंड करता है। बेसिकली एक टाओ या फिर एक आर सी कॉन्स्टेंट टाओ हमेशा आर क्रॉस सी के वैल्यू के बराबर होते हैं, जिसमें सी हमेशा ओम्स में होता है, ठीक है, और जो कैपेसिटेंस होती है वो फैरेड्स में होती है। इससे हमें पास एक टाइम कांस्टेंट आ जाता है। बेसिकली एक टाइम कांस्टेंट हमें बताता है कि इस फॉर्मूला से जो वी सी इज इक्वल्स टू वी डी इंटू 1 - e⁻t/RC है, एक टाइम कांस्टेंट में हमारी जो कैपेसिटिव लोड है वो कितना ज़्यादा चार्ज हो जाता है। हम जो सा बैटरी को चार्ज करने की हम जो सा मोटर कंट्रोलर को चार्ज करने के लिए कम से कम 5 टाउ तक का टाइम यूज़ करते हैं। जो आर सी टाइम कांस्टेंट है ये बेसिकली मैंने डी जी की आर सी कैलकुलेटर से यूज़ किया था। उससे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं वोल्टेज V की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 560 वोल्ट्स रखता हूँ और जो मेरी कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू 220 माइक्रोफैरड के अक्रॉस रखता हूँ, तो मेरे पास जो सा टाइम कांस्टेंट आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.66 सेकेंड्स आएगा। बेसिकली ये 1 टाउ की वैल्यू है। 1 टाउ हमारे पास 0.66 सेकेंड्स हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर हम करंट की वैल्यू
एक रजिस्टर से ही अगर हम करंट की वैल्यू लिमिट करके ये आरसी टाइम कांस्टेंट छोटा ही कर सकते थे, क्योंकि अब मुझे कितने आरसी टाइम, मुझे टोटल जो मेरा प्रीचार्ज ख़त्म होगा वो 5 टाउ में ख़त्म होगा, यानी कि 0.66 इंटू 5 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3.3 सेकेंड्स में मेरा प्रीचार्ज ख़त्म होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो अपना प्रीचार्ज 1.5 या फिर 0.2 या फिर इससे कम टाइम में भी कर सकता। तो इतना मैंने 3.3 सेकेंड्स ही चूज़ क्यों किया? सो बेसिकली मैंने रजिस्टर की वैल्यू 3000 ओम्स इसलिए चूज़ की क्योंकि जो उनसा रजिस्टर है मुझे ना तो वो ज़्यादा छोटा चाहिए ना तो वो ज़्यादा बड़ा चाहिए। अगर मैं रजिस्टर की वैल्यू बीच में लेता हूँ तो मेरे लिए सबसे बढ़िया है। एक छोटा रजिस्टर बहुत ज़्यादा जल्दी बर्न आउट हो जाता है और एक बड़ा रजिस्टर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिचार्ज टाइम देता है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हमेशा एक रजिस्टर लीजिए जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली या फिर आपके आसपास हो। अगली मेरे पास जो सी चीज़ आती है वो आती है कि प्रीचार्ज कर्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो प्रीचार्ज कर्व बेसिकली एक सिंपल सा आरसी टाइम कांस्टेंट कर्व होता है, लेकिन इसके अंदर जो उनसे वेरिएबल पॉइंट्स है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं 1 टाउ पे, 2 टाउ पे, 3 टाउ पे, 4 टाउ पे और 5 टाउ पे। सो हर एक टाउ पे हमारी जो सी वैल्यू होती है वो 1/e से स्टेप डाउन कर जाती है। करंट की वैल्यू हमारी 1/e से स्टेप डाउन कर जाती है। ये वाला जो रिलेशन है वो हम इसी फॉर्मूला से वी सी इज इक्वल्स टू वी डी या फिर 1-e-t/RC फार्मूला से वेरीफाई कर सकते हैं कि, और जो सी वोल्टेज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली वी सी 1-e तक राइज हो जाती है। ये दोनों रिलेशंस इस तरह से मैनेज हो सकता है। अगर हम टाउ की वैल्यू आर सी डाल दें तो वी सी हो जाएगा वी डी इंटू 1-e की पावर -RC/RC goes to Vd into 1-e की पावर -1 equals to Vd 1-e 1/e। सो अगर हम फ्रैक्शन टर्म्स में बात करें तो जो मेरी वोल्टेज है वो 1-1/e तक राइज करेगी। और अगर मैं डेल्टा वी देखूँ तो मेरे पास मतलब कि वोल्टेज कितना डिफरेंस आया है, तो मेरे पास वो आया होगा 1-1/e, तो वो मेरे पास हो जाएगा 1-1 + 1/e, तो मेरे पास हो जाएगा 1/e का मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मेरे पास जोन से भी करंट की इनिशियल वैल्यू होगी उसका मैं कह सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो करंट की मेरी इनिशियल वैल्यू रही होगी, मेरा प्रीचार्ज करंट उसके 1 टाउ के बाद 1/e पे ड्रॉप हो चुका होगा। सो इन वैल्यूज़ को अगर मैं ध्यान पे रखूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे प्रीचार्ज सीक्वेंस में टोटल 5 इवेंट्स आने चाहिए। 5 इवेंट्स कौन से होते हैं? 1 टाउ, 2 टाउ, 3 टाउ, 4 टाउ, 5 टाउ। सो बेसिकली इन्हीं प्रीचार्ज इवेंट्स में मेरी सर्किट या फिर कहे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने आने चाहिए और कितने टाइम फ्रेम में आने चाहिए। तो सबसे पहला जो सा मेरा इवेंट आता है वो आता है 63% पे। इसी तरीके से 85, 97 और 99 कुछ इस तरह से ये जाते रहते हैं। 95 हो जाएगा, 97 और 99%। बेसिकली ई की वैल्यूज़ को आपको मल्टीप्लाई करते जाना तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। डेल्टा वी भी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज़ होगा और जो आई है वो भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो एक्चुअली में ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि मेरे पास टाइम इंटरवल्स तो बराबर हैं, लेकिन जो मेरे पास जो स्टेप अप है वो सबसे पहला जो मेरे पास आता है, जो सबसे बड़ा आता है वो मेरे पास 1 टाउ में ही आ जाता है। बाकी में जो सा होता है, बाकी में स्टेप अप जो सा होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम आने लग जाता है। जैसे कि अगर जो 1 टाउ है उस पर मेरे पास जो स्टेप अप आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली कह लीजिए 0.63 वी का रहेगा। आगे जाते जाते ये 85
95, 97 और 99.33, जहाँ पे हम प्रीचार्ज कॉन्टैक्टर को खोलते हैं और जो मेन कॉन्टैक्टर को बंद करते हैं, वो वाली चार्जिंग स्टेज होती है जब हमारा मोटर कंट्रोलर 99.33% तक चार्ज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 99.33% तक ही क्यों चार्ज होता है, हम हमेशा उसको 100% तक चार्ज क्यों नहीं कर लेते। सो बेसिकली वो इस रिलेशन से होता है क्योंकि कभी भी अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट या फिर ग्राफिकल टर्म्स में कहते हैं एसिम्पटोट, यहाँ पे एक एसिम्पटोट बनाए जो 100% चार्ज या फिर 0.1 वी सॉरी 0.1 वी नहीं 1 वी को शो करता है, तो हमें पता चलेगा कि जो एक्सपोनेंशियल कर्व है वो हमेशा इसको एट इन्फिनिटी पे मिलेगा, या फिर मतलब कि उसको हमेशा मिलना चाहता है लेकिन कभी मिल नहीं पाएगा। सैड। तो अब हमारे पास अगली जो सी चीज़ आती है, तो अब हमें एक ऐसा प्रीचार्ज बनाना है जो मेरे मेन कॉन्टैक्टर को बंद कर दे या फिर खोल दे अगर तो उसके पास कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, और 99.33% चार्ज पे मेन कॉन्टैक्टर को अपने आप बंद करे और जो प्रीचार्ज कॉन्टैक्टर है उसको खोल दे। साथ ही साथ में उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक एलईडी या फिर कुछ इंडिकेटर या फिर कुछ लैच सर्किट होना चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि अगर मैंने रिचार्ज मेरा हुआ था तो कहाँ तक हुआ था, और अगर डिस्चार्ज हुआ था तो मेरा कहाँ तक हुआ था, तो बेसिकली एक फॉल्ट एनालिसिस भी मिल जाए। तो ये बेसिकली मेरे प्रीचार्ज के टास्क होते हैं। प्रीचार्ज के टास्क क्या होते हैं? मेन कॉन्टैक्टर को खोलना और बंद करना अगर तो कोई फॉल्ट आ जाता है, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो मेन कॉन्टैक्टर को बंद कर दो। दूसरा मेरे पास जो सा आता है वो क्या आता है कि बैटरी को से लेकर से मोटर कंट्रोलर को 99.33% चार्ज करना। तो 99.33% चार्ज हमने इसलिए किया क्योंकि 5 टॉप पे हम कह सकते हैं वेरी क्लोज टू हम 100% चार्ज हैं। इससे ज़्यादा रुकने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि हम कभी 100% चार्ज पे रीच नहीं करेंगे। 99.99 ऐसे चले जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर इसमें मैं मेन कॉन्टैक्टर बंद करूँगी तो जो इनरश करंट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि बैटरी और जो अपना जो मेन मोटर कंट्रोलर है वो सब दोनों एक ही वोल्टेज पे आ चुके हैं। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन सब चीज़ों में। तो 5 टाउ पे मैं कह सकता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली मैं 100% चार्ज पे हो चुका हूँ। तो ये बेसिकली मेरे पास दो मेन प्रीचार्ज के टास्क आते हैं। अब मेरे पास आते हैं प्रीचार्ज के फॉल्ट्स क्या होते हैं। सो प्रीचार्ज के अंदर फॉल्ट्स बेसिकली दो ही होते हैं। एक तो होता है फास्ट चार्जिंग और एक होता है नो चार्जिंग। सो बेसिकली फास्ट चार्जिंग का मतलब सिंपली उसके नाम से पता चल रहा है कि वो फास्ट चार्ज हो रहा है। फास्ट चार्जिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रीचार्ज रजिस्टर यूज़ करते हैं। प्रीचार्ज रजिस्टर कि अगर उसकी वैल्यू ओवर टाइम अगर तो घट जाती है तो उससे हमें पता चलेगा कि फास्ट चार्जिंग है। अगर तो प्रीचार्ज रजिस्टर की वैल्यू टाइम के साथ घट जाती है तो मुझे पता चलेगा वो धीरे धीरे जल्दी चार्ज होने लग जाएगा। जल्दी चार्ज होने का नुकसान ये है कि इनरश करंट हाई हो जाता है उसकी वजह से, या फिर इनरश करंट कहे तो या फिर करंट कहे जो भी हमने स्टेप डाउन करके करंट लाया है वो भी हाई हो जाता है। तो हमारे कंपोनेंट्स कहीं पर उस वजह से उतने रेटेड नहीं होते, तो उसे हम फास्ट चार्जिंग कैटेगरी में डाल सकते हैं। कि उसके लिए हमने फास्ट चार्जिंग के लिए हमने क्या किया, एक प्रीचार्ज रजिस्टर लगाया, लेकिन अब रजिस्टर की वैल्यू ओवर टाइम घट चुकी है, इसकी वजह से वहाँ पे फास्ट चार्जिंग आ रहा है। दूसरे नंबर पे मेरे पास आता है नो चार्जिंग। नो चार्जिंग बेसिकली तब होता है अगर किसी वजह से मेरे पास जो डिस्चार्ज रजिस्टर का कॉन्टैक्टर है, यानी कि जो डिस्चार्ज रजिस्टर की रिले है, वो किसी वजह से बंद ही रह गई, या फिर मैं उसको किसी टाइम पे ओपन नहीं कर पाया, इकट्ठे जॉल्ट हो गई, तो उस वजह से क्या होगा कि मेरी चार्जिंग कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। अगर मेरा प्रीचार्ज कर्व एक आइडियल प्रीचार्ज कर्व ऐसे दिखता है, तो एक प्रीचार्ज कर्व जिसमें डिस्चार्ज रजिस्टर ऑन ही रह गया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर मैंने इसमें डेल्टा वी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा रहता है, और अगर मैंने इसमें अपना मेन कॉन्टैक्टर बंद कर दिया
तो मेरे पास जो उनसे आई आएगा या फिर इनरश आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इससे मेरे सारे कंपोनेंट्स को या फिर मोटर कंट्रोलर को नुकसान हो सकता है। अगली मेरे पास जो सी चीज़ आती है नो चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग। सो बेसिकली फास्ट चार्जिंग के लिए हम ने क्या किया, तो फास्ट चार्जिंग की अब हम इसकी बात करते हैं कि हमने रेमेडी के लिए क्या किया। तो फास्ट चार्जिंग की रेमेडी बस इसलिए यही हो सकती है एक सिंपल प्री चार्ज सर्किट में, कि हमने एक प्री चार्ज रजिस्टर लगाया जो कि एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर था, हीट सिंकेबल था। उसके अंदर जो भी हीट आती थी वो हीट सिंक के वो एज अ हीट सिंक उसके साथ अटैच था, जिसकी वजह से सारी हीट उसके चली जाती थी। और इस वजह से क्या हुआ, वो इतना बड़ा रजिस्टर था कि उसने जो करंट का स्टेप डाउन किया वो काफ़ी छोटा हो गया, जिसकी वजह से हीट काफ़ी जनरेट हुई। चाहे हमें प्री चार्ज टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा उसकी वजह से, लेकिन हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अगली मेरे पास जो सी चीज़ आती है वो होती है स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग या फिर नो चार्जिंग का कर्व ये होता है। सो स्लो चार्जिंग या फिर नो चार्जिंग में बेसिकली क्या होता है, या तो डिस्चार्ज के या तो डिस्चार्ज का कंडक्टर इकट्ठा जुड़ गया, या फिर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट है, सॉफ्ट शॉर्ट है। सॉफ्ट शॉर्ट मतलब कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया किसी ओवर टाइम। जो फार्मूला वन कार्स होती हैं वो हाई अमाउंट ऑफ जीज या फिर हाई अमाउंट ऑफ फोर्स के अंदर जाती हैं। इन वजह से किसी ना किसी वजह से इनके अंदर अनबियरेबल स्ट्रेस या पीसीबीज के ऊपर स्ट्रेस आना लाजमी होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी ना किसी वजह से यहाँ पे अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्ट हो जाता है या फिर सॉफ्ट शॉट हो जाता है, मतलब कि उनके बीच की रेजिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन अब मैं उन सॉफ्ट शॉट को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में भी प्रीचार्ज बोर्ड मुझे बता सकता है कि हाँ एक सॉफ्ट शॉट डिटेक्ट हो चुका है आपके, क्योंकि आप प्रीचार्ज कंप्लीट नहीं कर पा रहे, या तो वो डिस्चार्ज रजिस्टर की वजह से, या तो कोई ना कोई दो आपके पॉइंट्स यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं। तो अगली मेरे पास कौन सी चीज़ आती है कि अब इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए, कि अब हम इन सब चीज़ों को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो अब इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, बैटरी और ये हो गया कैपेसिटर। सो बेसिकली क्या हो रहा है, अब हमारे पास बोर्ड तो तैयार है, प्रीचार्ज बोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। बेसिकली बस मुझे फॉल्ट डिटेक्टर बताना है। अब मुझे सिर्फ एक ऐसा बोर्ड बनाना है जो मेरे मेन कॉन्टैक्टर को खोल पाए, मेन कॉन्टैक्टर को बंद कर पाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो बेसिकली उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लिया, या फिर कह सकते हैं दो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना लिए। सो बेसिकली दो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी बना सकते हैं अगर तो हमें एक कंपैरेटर यूज़ करना है, और हमारे पास एक्यू की वेरिएबल रेंज है। मतलब कि मैं कभी एक्यू को 560 वोल्ट तक चार्ज कर रहा हूँ, कभी मेरा मन कर रहा है मैं 500 वोल्ट तक ही चार्ज कर रहा हूँ, कभी मेरा 300 वोल्ट तक चार्ज करने का ही मन कर रहा है। तो तब केसेस में हमें दो वोल्टेज डिवाइडर लगा के और एक कंपैरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर हमें पता ही है कि हम अपने एक्यू को हर बारी चलाने से पहले एक लॉन्ग लाइफ के लिए 95% तक ही चार्ज करेंगे, तो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की ही ज़रूरत है। सो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्या कर रहा है, सो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हाँ ठीक है आपने जो किया, अभी तक का प्रीचार्ज बोर्ड ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो इनपुट ले ली। जैसे मैंने लिया श्मिट ट्रिगर इनपुट 1 और श्मिट ट्रिगर इनपुट 2। तो बेसिकली श्मिट ट्रिगर क्या होता है, श्मिट ट्रिगर बेसिकली एक कंपोनेंट है जो मुझे यूनिडायरेक्शनल नल ट्रिगर देता है। श्मिट ट्रिगर का जो सा ट्रिगर का कर्व होता है बेसिकली वो कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का कर्व होता है, मतलब बीच में एक हिस्टेरिसिस आती है। अगर वो एक साइड ट्रिगर है तो वो, अगर मैं एक साइड में उसको ट्रिगर करता हूँ तो वो एक ही साइड ट्रिगर्ड रहता है, अगर मैं दूसरी साइड पे उसको ट्रिगर करता हूँ तो वो दूसरी साइड पे ट्रिगर्ड रहता है। तो ये बेसिकली श्मिट ट्रिगर होता है। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो अब
कैपेसिटर के साथ कभी भी रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि तब वो एक डिस्चार्ज रजिस्टर की तरह काम करता है। डिस्चार्ज, अगर मैंने यहाँ पे मान लो कि 1 ओम का रजिस्टर लगा दिया, तो मेरा जो प्री चार्ज है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा, वो हमेशा होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी करंट आएगा यहाँ से, क्योंकि जितना भी करंट मेरे पास क्योंकि जितना भी करंट मेरे पास यहाँ से आएगा, वो सारा करंट मेरे पास यहाँ से सीधा ग्राउंड को चला जाएगा। ये जो मेरे पास कैपेसिटर है उसको बहुत ही ज़्यादा कम करंट जाएगा, या तो कह सकते हैं जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस इतनी कम हो चुकी है। अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो कर देंगे तो जाएगा ही नहीं। अगली मेरे पास जो सी चीज़ आती है कि मैंने एक ऐसा रिचार्ज बोर्ड बनाया है जिसके यहाँ पे एक स्टेप डाउन रेजिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए, जो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा करंट का स्टेप डाउन लेकर आ पाए, जिससे मेरी सारा जो श्मिट जो यहाँ पे करंट आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा। तो श्मिट ट्रिगर्स क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? श्मिट ट्रिगर्स बेसिकली वोल्टेज सेंसिंग डिवाइस हैं, वो वोल्टेज डिटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे 353 पॉइंट कुछ कह सकते हैं वोल्ट्स हैं, तो यहाँ पे मेरे पास 1.2 वोल्ट्स हैं। इस तरह का स्टेप डाउन किया हमने। और मैंने वोल्टेज डिवाइडर की कैलकुलेशन के लिए डेस्मोस यूज़ किया था। उसके अंदर ग्राफ वगैरह बन जाते तो काफ़ी इजी हो जाता है कैलकुलेशन करना। तो जब भी मेरे पास यहाँ पे 353 वोल्ट्स आएंगे इस पॉइंट पे, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस पॉइंट पे मेरे पास 1.2 वोल्ट्स होंगे। इस पॉइंट पे ऑब्वियसली 1.2 वोल्ट से कम होंगे। तो और जब मैं कह सकता हूँ जब मेरे पास इस पॉइंट पे 560 वोल्ट्स होंगे, तो यहाँ पे इस वाले बी पॉइंट पे मेरे पास 1.2 वोल्ट्स होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मेरे पास 1 टाउ हुआ, 1 टाउ पे मेरे पास जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो 353 पॉइंट कुछ वोल्टेज होगी। जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज 353 पॉइंट कुछ हुई, वैसे ही मेरे पास क्या हुआ, वैसे ही मेरे पास श्मिट ट्रिगर के पास इनपुट आ गई कि हाँ, उस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे 1.2 वोल्ट्स है, कि हाँ अभी 1 टाउ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड मेरे पास कौन सी चीज़ आती है कि जो बी पॉइंट है वो होता है 5 टाउ पे। तो 5 टाउ पे 560 वोल्ट्स आ चुका है। तो जो बी पॉइंट है वो उस पर मेरे पास 1.2 वोल्ट्स आ गए। तब तक यहाँ पे कुछ 2 से 3 वोल्ट हो चुका होगा, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो श्मिट ट्रिगर की ऑपरेशनल 5 वोल्ट रेंज में आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 टाउ पे मेरे पास 560 वोल्ट हो चुका होगा, तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट आ गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि श्मिट ट्रिगर ने यहाँ पे 1.2 वोल्ट जैसे ही डिटेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे 560 वोल्ट आ गया, मतलब वाइस वर्सा एक लॉजिक यूज़ कर लिया। तो श्मिट ट्रिगर ने मुझे बता दिया कि हाँ, अब 5 टाउ कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप अपना मेन कॉन्टैक्टर बंद कर लीजिए। लेकिन अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अगर श्मिट ट्रिगर्स ने ही हमें बता दिया था कि अगर 5 टाउ कंप्लीट हो चुका है, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या थी? अगर आप चाहो तो प्रोटोटाइप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो, यहाँ तक प्रोटोटाइप बोर्ड जो है वो कंप्लीट है, मतलब कि जहाँ पे श्मिट ट्रिगर की आउटपुट है, जहाँ पे SCO2 है, अगर तो उसके लिए आप एक ऐसे वाला यूज़ कर सकते हैं, रजिस्टर। यहाँ पे अगर तो गेट खुला होता तो यहाँ पे, मतलब लॉजिक मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता था कि यहाँ पे जब करंट चल रहा होता था तो यहाँ पे 0 आता था, और जब करंट नहीं चल रहा था तो यहाँ पे 12 वोल्ट आ जाता था। तो उस वजह से हम मेन कॉन्टैक्टर्स को SCO2 से जॉइन करके आगे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक स्मार्ट प्रीचार्ज के अंदर हमेशा एक वॉचडॉग होता है। स्मार्ट प्रीचार्ज के अंदर हमेशा एक वॉचडॉग होता है, वो हम बोर्ड की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बेसिकली एक स्मार्ट प्रीचार्ज के अंदर वॉचडॉग ही क्यों डाला हमने, एक 5555 टाइमर क्यों नहीं डाला? क्योंकि क्योंकि बेसिकली मुझे डालना तो एट द एंड एक स्टॉप वॉच ही है ना। तो एक 555 टाइमर क्यों नहीं, एक वॉचडॉग ही क्यों? सो बेसिकली क्या होता है, जो 555 टाइमर होता है वो एक इवेंट जनरेटर होता है। कि मतलब कि 555 टाइमर को हम एक डम क्लॉक कह सकते हैं, क्योंकि उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उसे सिर्फ इतना पता है कि हाँ, हर एक कुछ मिली सेकेंड्स के बाद इवेंट्स देने हैं। जैसे अगर ये 5 वोल्ट का इवेंट है, तो वो हर कुछ सेकंड बाद वो इवेंट्स देता जाएगा।
पर वॉचडॉग टाइमर को हम एक नॉन प्रोग्रामेबल वॉचडॉग को हम इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि हाँ, वो जो मुझे इवेंट्स देगा वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में देगा। अगर तो उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में मेरे पास श्मिट ट्रिगर का ट्रिगर आ जाता है, ये श्मिट ट्रिगर का ट्रिगर हो गया, मतलब कि अगर मेरे पास श्मिट ट्रिगर 1.2 वोल्ट्स डिटेक्ट कर रहा है और मेरे पास मान लीजिए अगर ये 1 वोल्ट ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये मेरे पास एक गुड डिटेक्शन है कि हाँ, मैंने कुछ सोचा था, मतलब कि मेरी कैलकुलेशंस में था कि मेरे पास 0.66 सेकंड्स पे पहला टाउ आ जाना चाहिए और 3.3 सेकंड्स पे 5 टाउ, यानी कि चार्ज कंप्लीट होना चाहिए। तो मैं कहूँगा हाँ, ये एक गुड डिटेक्शन है। और अगर मैं कहता हूँ कि इसी के नॉट गेट के साथ अगर मैं इसी वॉचडॉग का नॉट गेट ले लूँ और मान लो बहुत ज़्यादा फास्ट चार्जिंग डिटेक्ट हो रही है मेरे पास, तो मैं कहूँगा कि हाँ, अगर मेरा पहला श्मिट ट्रिगर यहीं पे डिटेक्ट हो गया तो मैं कहूँगा कि भाई ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। या फिर श्मिट ट्रिगर कैसे होगा डिटेक्ट कि क्योंकि क्योंकि रजिस्टर की वैल्यू ओवर टाइम मेरी घट गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, श्मिट ट्रिगर मेरी जो उनसे करंट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी, करंट की वैल्यू बढ़ने की वजह से श्मिट ट्रिगर जल्दी जल्दी ट्रिगर हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा ये फास्ट चार्जिंग है। और अगली मेरे पास जो सी चीज़ आती है वो आती है स्लो चार्जिंग। स्लो चार्जिंग बेसिकली कुछ नहीं होता कि स्लो चार्जिंग बेसिकली क्या होती है कि एक जैसे मेरे पास अब एक जो नॉन प्रोग्रामेबल वॉचडॉग होता है उसका भी सिर्फ उसको वो भी एक 555 टाइमर ही है, बस उसे पता होता है कि उसे स्विच ऑफ कब होना है। तो बेसिकली क्या होता है, एक डी फ्लॉप लगाया होगा मैंने। डी फ्लॉप बेसिकली क्या होता है, जब उसके पास एक किल पल्स आती है तो वो क्या कहता है, जैसे कि अगर हम वॉचडॉग की नॉर्मल पल्स देखें तो वॉचडॉग की पल्स भी 555 टाइमर जैसी होती है, ऑल्दो उनके पास जो टाइम इंटरवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये क्या करता है कि एक किल पल्स आती है, वो यहाँ पे जाके ट्रिगर होती है, वो ये वाली सारी पल्सेस को हटा देती है, तो बस मेरे पास 2 पल्स ही रह जाती है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ, ये वॉचडॉग टाइमर मेरा बढ़िया चल रहा है। अब मेरे पास आती है स्लो चार्जिंग। अब मैं कहता हूँ कि जब तक अगर मेरे पास किल पल्स आने तक मेरे पास कोई भी श्मिट ट्रिगर एक्टिवेट हुआ ही नहीं, तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई, अब तो स्लो चार्जिंग है, अभी भी आप अपना मेन कॉन्टैक्टर बंद मत करिए। मतलब कि सिंपल सी बात है, फास्ट चार्जिंग अगर डिटेक्ट हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि अपना प्रीचार्ज कॉन्टैक्टर ओपन कर दो, और मेन कॉन्टैक्टर तो बंद करने का सवाल ही नहीं आता। अगर स्लो चार्जिंग डिटेक्ट होती है तो अपना आप मेन कॉन्टैक्टर अभी ओपन ही रखिए, और जो प्री चार्ज कॉन्टैक्टर है वो भी ओपन कर दीजिए। लेकिन अगर गुड चार्जिंग डिटेक्ट होती है, मतलब कि जो से श्मिट ट्रिगर्स हैं वो दोनों सेम ही उसमें डिटेक्ट हो रहे हैं, तो आप गुड चार्जिंग के लिए क्या करिए, आप अपना प्री चार्ज कॉन्टैक्टर तो ओपन कर दीजिए, लेकिन साथ में जो मेन कॉन्टैक्टर है वो क्लोज कर दीजिए। सो बेसिकली यही है, यहाँ पे भी जो फ्लो चार्ट है उसमें भी सिर्फ यही समझाया गया है कि जो सा श्मिट ट्रिगर है और जो सी आउटपुट है, अगर मुझे वो एक आउटपुट को अगर तो विजिबल फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए मैंने एक SR लैच यूज़ किया है, जिसको एक लेवल सेंसिटिव लैच बोलते हैं। उसे यही होता है कि अगर तो श्मिट ट्रिगर कह लो कि एक एंड गेट की तरह, लेकिन थोड़ा अच्छा एंड गेट। तो बेसिकली बस यही है कि अगर श्मिट ट्रिगर और वॉचडॉग बेसिकली इकट्ठे आ जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि हाँ, गुड डिटेक्शन है। अगर तो श्मिट ट्रिगर और उसी का नॉट गेट इकट्ठे आए तो मैं कहता हूँ फास्ट डिटेक्शन है। और किल पल्स जो उनसे मेरे वॉचडॉग की सारी पल्सेस को ख़त्म करती है आगे जाके, अगर तो वो और श्मिट ट्रिगर इकट्ठे आ जाते तो मैं कहता हूँ स्लो डिटेक्शन है। तो यही सारा कुछ इसमें किया गया। आगे
ये मेरा वॉचडॉग टाइमर है, ये श्मिट ट्रिगर्स हैं, और ये जो डी फ्लिप फ्लॉप है इसी ये किल पल्स जनरेट करता है। सो अगर तो हमें एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रीचार्ज चाहिए होता है, तो प्रीचार्ज यहीं पे प्रीचार्ज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इस प्रीचार्ज को नहीं पता कि कब स्विच ऑन होना है और कब स्विच ऑफ होना है। साथ में इसको ये भी नहीं पता कि कितने फॉल्ट्स होते हैं और उन फॉल्ट्स को कैसे ठीक करना है।